सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार वी आर स्टार्टिंग विद न्यू जर्नी, न्यू स्टेप्स। और हम सबसे पहले कवर कर रहे होंगे केमिस्ट्री को, उसके बाद में फिज़िक्स को, उसके बाद में बायोलॉजी को, जैसे कि मैंने बताया था। और जितना भी हम कवर कर रहे होंगे उसमें से 95% या 99.9% चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई विल बी कम्प्लीटली फॉलोइंग एनसीईआरटीज़, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी को रेफरेंस करके ही पढ़ा रहा हूँ। आप चाहे वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो या फिर यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैटर इन और सराउंडिंग, इस चैप्टर को हमने पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन वो इतना डेप्थ में नहीं था क्योंकि उस टाइम कम था। दिस विल बी द कंप्लीट चैप्टर। ओके, मैटर इन और सराउंडिंग। तो सबसे पहले बात, तो मैटर होता क्या है? कुछ भी आप देख रहे हो, बेलन है, चिमटा है, जो भी कुछ दिख रहा है आपको, मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ भी चीज़ जो भी आपको दिख रही है वो मैटर है। ठीक है, सिंपल इसकी एक डेफिनेशन बोलें तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या हो गया? मैटर हो गया कोई भी वो चीज़ जो ऑक्यूपाई करेगी स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका मैटर। इसके बाद में मैटर के हमारे पास में 5 स्टेट है। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पता होगा 5 स्टेट कौन कौन से हैं। हम लोग ज़्यादा पॉन्डर नहीं करेंगे इन पे। ठीक है, तो सॉलिड सबसे पहला स्टेट है। ठीक है, तो 5 स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहला स्टेट सॉलिड है। तो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं? एक तो नो स्पेस बिटवीन देम, नो स्पेस। ठीक है, शेप सेम रहती है इसकी। ठीक है, रिजिड रहता है। ऑलराइट, ये 2-3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये आप लोगों को सबको पता भी होंगी। ठीक है, इसके बाद में सेकंड है लिक्विड। लिक्विड में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले। ठीक है, शेप चेंज कर लेता है लिक्विड, वॉल्यूम फिक्स रहती है। ठीक है, ये आपका हो गया लिक्विड, तरल पदार्थ। ठीक है, इसके बाद में आता है गैस। गैस की प्रॉपर्टीज, गैस की प्रॉपर्टीज एक तो स्पेस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इसके बाद में एक प्रॉपर्टी आती है गैस की, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि जब भी आप अगरबत्ती वगैरह लगाते हो अपने मंदिर में, तो आपने देखा होगा आप दूर भी कमरे के अंदर घुसते हो तभी आपको खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर के अंदर पार्टिकल्स थे, अगरबत्ती के जो खुशबू थी, फ्रेगनेंस थी, उसके जो पार्टिकल्स थे वो रूम की एयर के अंदर मिक्स हो गए। तो वो वहाँ पे मिक्स हुए, तो जैसे कि उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा थी, तो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल तक पहुँचने में टाइम नहीं लगा और वो आसानी से डिफ्यूज़ हो गए एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे को फ्रेगनेंस जो थी यहाँ से भी वहाँ तक मतलब स्मेल कर पा रहे थे हम उसको, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन क्या होता है? गैसेज में ही होता है सिर्फ। ठीक है, डिफ्यूजन मैंने बता दिया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और एक बात याद रखना इसमें कि ये अपने आप होती है, विद इट्स ओन। ठीक है, इसके ऊपर आप कुछ भी लगा दो, मतलब प्रेशर वगैरह कोई लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप आपको अगरबत्ती खुशबू महसूस हो जाए या फील हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद में आता है कि क्या मैटर के जितने भी ये स्टेट्स हैं ये अपनी शेप को चेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो मैटर जो है वो अपनी शेप को 2 टाइप से चेंज कर सकता है, या तो टेम्परेचर में कोई चेंज आए या फिर प्रेशर के अंदर कोई चेंज आए। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा, अगर टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, तो जैसे कि आपको सबको पता है कि अगर हमने बर्फ़ ली, ठीक है, उस बर्फ़ को हमने टेम्परेचर उसका बढ़ाया तो क्या है, वो पानी बन जाएगी। ठीक है, और उसको पानी और उबाल दिया पानी में तो पानी भाप बन जाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या, तो अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे कि ये आइस थी, आइस क्या है? सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड को जब हमने हीटअप किया तो वो लिक्विड में आएगी, तो लिक्विड में तो आएगी, लेकिन अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, ठीक है,
इसके अंदर ये जितनी ठंडी थी उतना ही ठंडा अगर हमने पानी लिया, ठीक है, जितनी ये ठंडी थी उतना ही ठंडा पानी भी है, ठीक है, सेम टेम्परेचर दोनों का सेम है, बट ये सॉलिड है, ये लिक्विड में है। तो इन दोनों में से कौन सी चीज के अंदर ज्यादा हीट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये चीज कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि स्टीम निकलती है पानी में से, है ना, जब उसको ज़्यादा हीट अप कर देते तो उसके अंदर स्टीम निकलने लगती है, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है पानी। तो जो वेपर होती है, जो स्टीम होती है, ऐसे बोलते हैं कि स्टीम का अगर बर्न लगेगा ना आपको तो आपकी चमड़ी को उखाड़ के रख देगा, ठीक है। जबकि इतने ही टेम्परेचर का गर्म पानी अगर आपके हाथ पे गिरता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट होता है बेसिकली छुपी हुई हीट, ठीक है। आपने किसी पानी को गर्म किया, उसको इतना गर्म किया कि वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन जो उसको आपने हीट दी थी ना, वो हीट उसका स्टेट चेंज करने में यूज होगी, ना कि उसका टेम्परेचर चेंज करने में, ठीक है। तो उसके अंदर दोनों चीज का टेम्परेचर सेम है, लेकिन हीट किस में ज्यादा होगी? भाप में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो हीट आपने दी थी उसका जो स्टेट चेंज हुआ है, ठीक है, स्टेट चेंज होने में जो हीट रिक्वायर हुई थी वो कहाँ पे है? भाप के अंदर ही मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन क्यों? क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन वाटर, बॉइलिंग वाटर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, उसमें छुपी हुई हीट मौजूद है जो कि आपको ज्यादा हार्म पहुंचाती है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर, ओके। तो ये हो गया लेटेंट हीट का। टेम्परेचर का कंसेप्ट आप सबको पता होगा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड जो है वो गैस में चला जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो गैस जो है वो लिक्विड में आ जाएगी, लिक्विड जो है वो सॉलिड में आ जाएगा, ऑलराइट। इसके बाद में सेकेंड फैक्टर आता है प्रेशर। तो जब भी हम प्रेशर लगाते हैं, जैसे कोई भी वेसल ले लिया हमने, ठीक है, इसके अंदर हमने कोई भी पार्टिकल रखा, उसके ऊपर आप जैसे जैसे प्रेशर लगाते जाओगे, पार्टिकल क्लोज आते जाएंगे, तो क्या होगा उससे कि जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? पार्टिकल अगर पास आ गए तो सॉलिड हो गया, ठीक है। अगर गैस में था और प्रेस किया हमने तो पार्टिकल इतने क्लोज आ गए तो क्या होगा? लिक्विड हो गया। उसको हमने और कंप्रेस कर दिया, पार्टिकल बिल्कुल पास आ गए तो ये क्या होगा? सॉलिड हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद में हमने प्रेशर का एक एग्जांपल देखा होगा, सॉलिड CO2 जिसको बोलते हैं हम, ड्राई आइस भी बोलते हैं, जिस पे इस बार क्वेश्चन आया था। ड्राई आइस पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है। तो ड्राई आइस क्या होती है? आपकी सॉलिड CO2 होती है, ठीक है। सॉलिड CO2 इसको क्या किया जाता है? इसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके, इसको मतलब CO2 गैस होती है, उसको प्रेशर लगा के उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो। उसके बाद में जैसे ही उसका प्रेशर रिलीज किया जाता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाया जाता है, जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये इस बार क्वेश्चन आया था कि सॉलिड CO2 जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है तो कौन सी प्रोसेस होती है? तो ये सब्लिमेशन होती है। जब भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब जैसे अब CO2 गैस में कन्वर्ट, CO2 का यूज बताता हूँ मैं इसका, सॉलिड CO2। आपने देखा होगा कि कोई भी कंसर्ट वगैरह होता है या स्टेज शो होते हैं, उसमें धुआं सा निकलता रहता है साइड से ना, धुआं सा मारते हैं। तो वो धुआं कैसे होता है? बेसिकली उसके अंदर सॉलिड CO2 रहता है डब्बे के अंदर। तो जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर उसका रिलीज करते हैं ना, वो प्रेशर जैसे रिलीज होता है तुरंत एकदम जो सॉलिड था वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो CO2 एकदम भाप करके तरह बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये ड्राई आइस का यूज है, ये प्रेशर के इफेक्ट थे। हाँ, इसके बाद में आपका कंसेप्ट आता है, हमने डिस्कस कर लिया मैटर स्टेट चेंज करता है या नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद में हम दो इंपॉर्टेंट मैटर के स्टेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो स्टेट है आपका प्लाज्मा स्टेट, जो कि अभी डिस्कवर हुए हैं, साइंटिस्ट ने अभी डिस्कस किए, प्लाज्मा स्टेट और एक बोस-आइंस्टीन स्टेट, ठीक है। तो प्लाज्मा स्टेट क्या है? सबसे पहले तो प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट है जिसमें बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अपने फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ठीक है, नियॉन लाइट्स हैं, या फिर कई प्लाज्मा टीवीज आते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या है कि बहुत हीट अप करके टेम्परेचर को रखा जाता है, उसके अंदर ऐसी गैस फिल अप करी जाती है जो ज्यादा टेम्परेचर पे ग्लो करती है, ठीक है। तो वो
वहां पे यूज होती है प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा के उस स्टेट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सन्स और स्टार आपके शाइन करते हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से करते हैं, क्योंकि इनमें भी प्लाज्मा स्टेट मौजूद है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, उसकी वजह से ये ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा स्टेट। हाई टेम्परेचर, इसमें 2-3 बात याद रखनी है आपको। हाई टेम्परेचर, एग्जाम्पल इसका है सन, स्टार्स, नियॉन लाइट, ऑलराइट, नियॉन लाइट। उसके बाद में फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी प्लाज्मा टीवी। ये आपको पूछ सकता है ना एग्जाम्पल देके कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो होगा नहीं, प्लाज्मा स्टेट होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में प्लाज्मा स्टेट हो गया आपका। इसके बाद में आता है बोस आइंस्टीन स्टेट। बोस आइंस्टीन स्टेट जो था वो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उसके बाद में, मतलब डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने ऐसी थ्योरीज निकाली थी कि एक फिफ्थ स्टेट भी है, ठीक है। वो उसके बाद में आइंस्टीन ने उन थ्योरीज को इम्प्लीमेंट किया, उनको स्टडी किया। उसके बाद में उन्होंने एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर निकाला गया जिसका नाम था बोस आइंस्टीन स्टेट, ठीक है। बोस आइंस्टीन स्टेट, ऑलराइट। तो बोस आइंस्टीन स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ये एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा क्या था, उसमें बहुत ज्यादा हीट थी। ये क्या है, बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे मौजूद होता है ये बोस आइंस्टीन स्टेट। तो बोस आइंस्टीन स्टेट पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड किए जाते हैं। पहला तो कि सबसे लेटेस्ट स्टेट है ये, लेटेस्ट स्टेट, ऑलराइट। इसके बाद में टेम्परेचर इस पे लो होता है, लो टेम्परेचर, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका बोस आइंस्टीन स्टेट। इसके ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई है, ऑलराइट। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में आपको टेबल बना के दे रहा हूं, वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, पेज नंबर 8 पे दी हुई है, लेफ्ट साइड में होगी, ऐसे टेबल सी बनी हुई है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्योंकि इतना सारी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है, उसको हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन आते हैं, इस प्रोसेस से प्रोसेस पूछ लेता है, आपको एग्जांपल देके पूछ लेगा कि ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई, या फिर कोई गैस दे देगा CO2, लिक्विड CO2 में कन्वर्ट हुई, तो कौन सी प्रोसेस थी, ठीक है। तो ऐसे पूछता है, इस बार भी पूछा था और आगे भी पूछेगा, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो देखना है कि सॉलिड लिक्विड में, यहां से चलते हैं वैसे ना, क्लॉकवाइज चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय हम उल्टा चलने की बजाय के। तो सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड जब भी कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जब सॉलिड, एक कोई सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो कौन सी प्रोसेस लगी होगी। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो कौन सी प्रोसेस लगी होगी, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन होता है मतलब कि जब पार्टिकल फ्यूज करे आपस में तो हमारे को लिक्विड मिला, ठीक है। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो सॉलिड बन रहा है, तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस होती है वेपराइजेशन, आप सबको पता होगा, जब वेपर फॉर्म कर जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। उसके बाद में गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये आप सबको पता है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन, ऑलराइट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। एग्जाम्पल आपने देखा, सॉलिड CO2 जब गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। क्या पता इस बार अमोनियम क्लोराइड दे के पूछ ले आपको, जैसे इस बार सॉलिड CO2 दे के पूछा है, क्या पता इस बार अमोनियम क्लोराइड दे के पूछ ले। ये 2-3 एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने, ठीक है। गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। जब गैस डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आप टेबल देख लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, इवेपोरेशन।
ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है यार, आप सबको पता होगा कि जब भी हम कोई किसी चीज को, किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ऑलराइट, जैसे आप कपड़े सुखाते हो बाहर, कपड़े के अंदर से पानी अपने आप उड़ के बाहर चला जाता है और आपके कपड़े सूख जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के अंदर भी 2-3 चीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको नहीं पता होंगी, जैसे कि इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली बात तो अगर हम इंक्रीज करेंगे ना टेम्परेचर को, मान लो आपने बाहर कपड़ा सुखाया, बहुत तेज धूप है तो आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा, बहुत कम धूप है तो आपका कपड़े लेट सूखेंगे। सिंपल लॉजिक है डेली साइंस से। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, ठीक है, उसके बाद में तीसरा फैक्टर आता है सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे, जैसे कि आप चाय पीते हो, ठीक है, तो चाय पीते हो, कप में पीते हो, ऐसे मुंह के लगाते हो, एकदम दूर कर देते हो, क्यों? क्योंकि चाय गर्म ज़्यादा होती है। उसके बाद में आप क्या करते हो, जाते हो एक कटोरी उठा के लेके आते हो, कटोरी में चाय को डालते हो, फिर एक बार ऐसे करते हो, एक बार ऐसे करते हो, और फिर चाय को आराम से पी जाते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी सरफेस जो उसका सरफेस था वो हमने इंक्रीज कर दिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज किया। ठीक है, तो पहले इतने से कप में थी, फिर उसको एक्सपैंड करके इतने में कर दिया, इतने में किया तो क्या हो गया, जल्दी इवेपोरेशन हुई। ठीक है, जल्दी इवेपोरेशन हुई तो ठंडी होगी तुरंत, है ना। तो इससे क्या पता लगा हमारे को, अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो आपका इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, इसके बाद में तीसरा फैक्टर आता है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये आप समझना, जैसे आपने देखा होगा बारिश के मौसम में आप बाहर निकलते हो तो आपको चिपचिपा सा मौसम लगता है, आप लोग बोलते हो कि यार आज बहुत चिपचिपा मौसम, चिपचिप हो रखी है। तो चिपचिप वो बेसिकली क्या है, वो ह्यूमिडिटी है। ठीक है, नमी हो जाती है हवा के अंदर, हवा कितनी घनी है इसको ऐसे बोलते हैं, कितनी घनी है हवा के अंदर, कितनी नमी है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी बाहर बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन क्या है, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल अगर एयर के अंदर पहले ही जगह नहीं है तो और पार्टिकल्स को कहाँ पे अकोमोडेट करेगी। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक है, अगर एयर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इवेपोरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, एक चौथा फैक्टर आता है स्पीड, विंड स्पीड। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप पंखे के नीचे कपड़े सुखाते हो, बेसिकली वो जल्दी सूख जाते हैं, बजाय अगर आप पंखा बंद करके सुखाओगे तो। ठीक है, जैसे कि जब हम हॉस्टल्स वगैरह में रहते थे तो क्या करते थे, रात को कपड़े धोए और पंखे के नीचे डाल दिए, पंखे के नीचे डालने से क्या तुरंत सूख जाएंगे वो। ठीक है, बजाय अगर आपने पंखा बंद कर दिया तो कपड़ा नहीं सूखेगा। तो इससे क्या पता लगा, अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका इवेपोरेशन डन हो गया। तो आपका मैटर चैप्टर पूरा डन हो गया है। इससे मतलब कि इसके बाहर इसमें कुछ भी नहीं है। 1-2 पॉइंट्स जो भी है बचेंगे, मतलब जो फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे वो लास्ट में हम एक पूरी वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसमें हम सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आपका मैटर चैप्टर डन हो गया है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था। इसके बाद में हम अगले चैप्टर्स को देखेंगे, ऐसे करते 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 पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट, फिजिक्स, बायोलॉजी, एंड यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम। एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।